हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा ऑनलाइन सोल्यूशन यूट्यूब चैनल के अब की बार आरआरबी पार एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली पार्ट में हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट देख लिए थे और उसके बाद मैंने आप लोग को 4 ईयर का प्रैक्टिस सेट कराया। 4 ईयर का प्रैक्टिस सेट कराने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आप लोग एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो गए होंगे और ये आपको अनुभव हो गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसीलिए मैंने 6 प्रैक्टिस सेट कराने के बाद थोड़ा से बीच में ब्रेक लिया और 4 जो पिछले ईयर का प्रैक्टिस सेट 2016 का था उसको करा दिया। और आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं जो आने वाले एग्जामिनेशन में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट आज से फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक साहूकार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा? यही पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक साहूकार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की डिस्काउंट दे रहा है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 17% का। ठीक, अब पूछ रहा है कि यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का परसेंट क्या होता? दैट मीन्स कहने का वो 10% डिस्काउंट नहीं देता तब उसका लाभ क्या होता, वही पूछ रहा है। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्या कह रहा है, 10% छूट देता है। तो आप ऐसा कीजिए, एक साल 17% हमारा लाभ होता है ना, तो यानी हमारा क्या हो गया, ये 10% छूट देगा यानी क्या हो जाएगा, 90% बनेगा। 10% डिस्काउंट देगा अंकित मूल्य पर, इसका मतलब 90% में बेच रहा है, तो ये 90% बराबर कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 117? क्योंकि 17% लाभ भी है, 17% लाभ भी है। तो 117 को हम क्या लिखते हैं, 100% प्लस 17, यही तो होगा, या 100 प्लस 17 कर सकते हैं क्योंकि 17% लाभ हो रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो 90% बराबर 117 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 117/90 इंटू 100 यहाँ कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा 0 0 कैंसिल कर दिया। अब 13 9 117 होता है। ठीक, 13 9 117 होता है, तो हमारा यहाँ पे 13 हो गया। तो अब ये कितना हो गया हमारा, 13 दहा में 130, कितना हो गया 130, यानी 100% बराबर कितना हो गया, 130 हो गया। अब 130 हो गया तो ये 30 ही तो हमारा लाभ है, 30 हमारा क्या है, लाभ है। अब 100 का 30 क्या होता है हमारा, 30% होता है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 30%। देखिए कहीं 30% दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका मैच किया है। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया। हमने क्या किया कि 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब वो 90% में दिए होंगे, वो जो सामान बेचे होंगे 90% में बेचे होंगे, तो 90%, और फिर भी वो 17% लाभ कमा रहा है। तो 17% लाभ कमा रहा है तो यानी 100 पर वो 17% लाभ कमाएंगे ना, तो क्या होगा, 117 हो जाएगा। तो 90% बराबर 117, तार्किक नियम आप जानते हैं। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद 130 आ जाता है। यानी हमारा एमआरपी क्या हो गया, अंकित मूल्य हमारा क्या हो गया, 130 हो गया। अब वह डिस्काउंट नहीं दे रहा है, और जब वो एक डिस्काउंट नहीं रहा है तो इसका मतलब वो 130 रुपये में बेचेगा, और बेसिक मूल्य उसका क्या है, 100 रुपये है, और कितना ज़्यादा ले रहा है, 30 रुपये ज़्यादा ले रहा है। अब 30 क्या है, 100 का 30 क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, आपको पता होना चाहिए इतना, 100 का 10 क्या है, 10% होता है, 100 का 20 क्या होता है, 20% होता है, 100 का 30 क्या होता है, 30% होता है। तो 100 का 30 हमने 30% कर दिया आंसर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की हमें लगता है ज़रूरत नहीं है कि 30 क्या है, 30% है कि नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या करा है, देख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, यदि यम, ये यम नहीं है यहाँ पे, यदि कोण P = 60 डिग्री तो tan r+2 का मान है, यही पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका फिगर बना लीजिए जिससे आसान हो जाए। ये हमारा क्यू समकोण दिया है, हमने ऐसे क्यू समकोण रख लिया, और ये P Q R बना लिए।
Q हमारा कितना था, सम कोण था, तो सम कोण है तो यानी ये 90 डिग्री बनेगा। अब P हमारा कितना दिया, 60 डिग्री दिया है, ठीक है, ये क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जब ये 90 हो गए, 60 हो गए, तो ये कितना बन जाएगा, ऑटोमेटिकली 30 बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, तो इसलिए ये 30 बन गया। अब ये 30 बन गया, तो अब पूछ क्या रहा है, tan r+2 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, tan r+2 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो tan थीटा आप जानते हैं, tan थीटा ये r की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री हो गया, r ये है ना, इसका एंगल यही 30 है, तो हम यहाँ पे tan 30 डिग्री +2 कर दिए, और ये tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है, +2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1 + 2√3 ये हमारा √3 इतना आ जाएगा। तो अब देखिए यही हमारा आंसर हो गया। ये कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी हमारा ऑप्शन डी, हाँ सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 + 2√3 आया, लेकिन बेवकूफ़ बनाने के लिए 2√3 + 1 कर दिया गया, जबकि दोनों एक ही है, ठीक है। जिसको पता नहीं रहेगा वो सोचेगा कोई ऑप्शन मैच नहीं करा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है, वो तुरंत इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। जिसको पता रहेगा तो वो इसी को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसे समझने में आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसे क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक दुकानदार को 160 रुपये के 160 रुपये के 90 नीला पेन बेच करके 20% की हानि हुई। 160 रुपये में, 160 रुपये में एक दुकानदार को 160 रुपये में 90 नीला पेन बेचकर 20% की हानि हुई। रुपये 96 यानी 96 रुपये के कितने नीले पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। अब 96 रुपये में कितने नीले पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो, यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है 20% की हानि हुई, यानी ये 20% माइनस में किए थे, इक्वल टू आपको हमने बताया माइनस है तो 1/5 किए 20/500, और ये माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे 4/5। ये हम कई बार बताते हैं इस टाइप का सॉल्व करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब इस तरह क्वेश्चन लगाने का तरीका हमने कई बार बताया। तो ये क्या है हमारा, हाँ 160 रुपये में बेच रहा है, यानी हानि वाला ही तो क्या है 160 में है, 160 रुपये में 160 रुपये, ठीक है। ये 4 बराबर क्या है 160 रुपये ले लिए, तो 160 रुपये ले लिए, और बेच कितने पेन बेच रहे हैं, नीला पेन 90 नीला पेन बेच रहे हैं। अब जब 4 बराबर 160 हो गया, तो यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 40 आ गया, 40 रुपये आ गया, ठीक है, 40 रुपये आ गया। तो 5 बराबर कितना हो गया, 5 चौक 20 यानी 200 रुपये हो जाएगा। यानी जब हमारा हानि नहीं था तब हम 200 रुपये में कितना 90 नीला पेन बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 200 रुपये में 90 नीला पेन बेच रहे हैं, जब हमें न हानि होगी न लाभ होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यानी वो हमारा CP हो जाएगा, वही हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा। अब 20% हम लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है। अब 96 रुपये में कितने पेन बेचे जाएँ कि 20% का लाभ हो। अब पहले हम इसी का 20% निकाल लेते हैं, तो इसका 20% आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20%, तो हमारा इसका 20% करेंगे तो 120 कर लीजिए डायरेक्ट, ये ऐसे काट दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 240 रुपये बराबर क्या हो गया, 90 पेन हो गया, जब हम 20% लाभ ले रहे हैं। अब इसे अगर काट दें, ठीक है, काट दिए इसको, तो यानी 24 रुपये बराबर 9 पेन हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 96 रुपये में कितने नीले पेन बेचे जाएंगे, ठीक। तो 24 रुपये बराबर कितना है, 9 पेन, ठीक। तो अब 96 रुपये में कितने पेन बनेंगे, तो यहाँ पे 24 चौका 96 होता है, और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 पेन, ठीक। और 36 पेन आ गया, इधर क्या है 96 हो जाएगा, ये 96 रुपये में कितना है 36 पेन बनेंगे। और ऑप्शन देखिए कहीं मैच कर रहा है क्या, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। और यही पूछ भी रहा था, इसीलिए हमने इस तरह इसको सेट कर दिया। आई थिंक आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में, ठीक। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषय
में दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कर रहा है? 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों में पास हुए और 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए। तो हमें बताना है कि लड़कों की कुल संख्या क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं पीछे से ही आपको बताते चला आ रहा हूँ कि आप वेन एंड डायग्राम का हेल्प लीजिए। तो वेन एंड डायग्राम का हेल्प लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। कैसे? देखिए, कह रहा है कि 75% दोनों में, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये 75% आ गया दोनों में। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसे इंग्लिश मान लेते हैं और इसको मैथ मान लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब 75% ये इंग्लिश का हो गया और क्या करा है, 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, तो यानी 5% और बचा हुआ है, 5% कर लिए, हो गया 80%। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैथ में कह रहा है क्या कि 85% गणित में पास हुए, तो 75 इधर ऑलरेडी है और इधर 10% और जोड़ लिए, तो कितना हो गया, 85% हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो अब ये कह रहा है कि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, तो पहले पास होने वालों की तो संख्या निकाल लीजिए। तो पास होने वाले कितने हो गए? कह रहा है 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए। याद रखिए, ये नहीं कह रहा है कि एक में फेल हुए एक में पास हुए, दोनों में फेल हुए। तो अब यहाँ 75% दोनों हो गए। अगर एक में पास है तब भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, दोनों में फेल रहेंगे तभी कैलकुलेट करेंगे 45। तो यानी टोटल हम निकाल लेते हैं, पास होने वाले कितने हो गए, 85 10 कितना हो गया, 75 10 कितना हो गया, 85 85 5 कितना हो गया, 90%। यानी 5% प्लस 75% प्लस 10% बराबर कितना हो गया, 90%। यानी पास होने वाले कितने हो गए, 90%। जब 90% पास होने वाले हो गए तो फेल होने वाले कितने हो गए, फेल होने वाले कितने हो गए, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू कितने हो गए, 10%। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक। अब 10% बराबर कितना दिया है, 45 दिया है, तो 100% बराबर क्या होगा, तो इधर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 बनेगा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 450। तो 450 लड़के हो गए ओवरऑल। ठीक है, जो एग्जाम में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जिस तरह इसे सॉल्व करके आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, दो बराबर राशि क्रमशः 5% और 7% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में, मतलब दोनों ऋणों पर, यहाँ दो ऋणों कहने मतलब दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जोड़ते हैं। ठीक है, जुड़ते हैं, यहाँ पे जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताइए। तो अब आप सोचिए, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एसआई की बात कर रहा है। तो जब 4 वर्ष तक लिया है और दोनों की कर रहा है, तो यानी 5, यहाँ पे 5% का 4 वर्ष कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या 7% का 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी ओवरऑल ब्याज कितना हो जाएगा, 5 चौक 20% हो गया और हमारा 7 चौक 28% हो गया। इसे ऐड करेंगे तो हमारा 48% बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है कि 4 वर्ष में ब्याज कितना जोड़ता है, 960 रुपये, यानी यही 48% बराबर कितना है, 960 रुपये बना रहा है। तो जब 48% बराबर 960 रुपये, तो 100% बराबर क्या होगा, आसानी से आप निकाल लेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पे एक बार जाएगा, 48 दूना कितना होता है, 96 होता है, तो यानी 20 रुपये आ गया। 1% बराबर 20 रुपये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना हो गया हमारा, 2000 रुपये। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, कहीं मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक मतलब कि मूल अंक जो था, मतलब सही अंक जो था 23 को 32 लिखा गया। मतलब जहाँ 23 था वहाँ भूल करके वो 32 लिख दिया गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। मतलब जब भूल करके 32 लिख दिए थे तब उसका औसत कितना था, 11 आता था। अब यदि उसका सुधार किया जाए तो उसका औसत क्या आएगा,
वही पूछ रहा है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि हम 32 की जगह पर क्या लिखेंगे 23, तब हम उसका औसत निकालेंगे, क्या आएगा वही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना 11 आता है। ठीक, आप सोचिए 9 संख्याओं का यानी 9 से भाग दिया गया होगा तभी तो हमारा 11 आया। ठीक, यानी 9 प्रत्येक बार काउंट किया गया होगा तभी 11 आया। तो एक बार में कितना बनता है टेबल पढ़ने के बाद 9 बनता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 32 माइनस 23 इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या दिख रहा है, हमारा 9 दिख रहा है। ठीक है, तो जब इन दोनों का डिफरेंस हमारा 9 दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर इसके स्थान पे मतलब कोई एक अंक जो हम 32 लिए थे उसको 23 रखेंगे तो एक 9 कम हो जाएगा। जब एक 9 कम होगा तो यानी एक बार टेबल कम जाएगा, और जब एक बार टेबल कम जाएगा तो ये 11 के बजाय हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। 10 हो जाएगा तो हमारा 10 कहीं मिल रहा है क्या, ये भी आपका टिक कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है वो विस्तार से जाकर लगा सकता है, कैसे, जिस तरह औसत लगाया जाता है। तो आप 11 9 99 कर दीजिए, यानी कितना हो गया 99 हो गया। ठीक है, अब 32 इसमें ऐड किया गया है, 32 आप घटा दीजिए। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 67 हो गया। अब इसमें 23 जोड़ दीजिए, 23 जोड़ दीजिए, 7 3 10 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 90 हो गया। अब 90 आ गया, अब क्या है कि 9 से भाग दे दीजिए, तो 9 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तब औसत हमारा 10 आया। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद इतना आता आंसर, वही हम लोग यहाँ अगर दिमाग लगा लेते तो डायरेक्ट कर जाते हैं। ठीक, आई थिंक कि दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ऐसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यम एन और ओ मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। पर डे कितना कमाते हैं, यम एन ओ मिलकर के 150 रुपये कमाते हैं, जबकि यम और ओ मिलकर के 94 रुपये कमाते हैं। कितना 94 रुपये कमाते हैं। और यन और ओ मिलकर के 76 रुपये कमाते हैं। 76 रुपये कौन मिलकर कमाते हैं, यन और ओ मिलकर के। तो ओ की प्रतिदिन की कमाई कितनी है, ओ की कमाई हमको निकालना है। तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों का और इन दोनों का सम कर लीजिए, और उसमें से इन तीनों को घटा दीजिए। जो 2 बार आता है वही हमारा ओ पूछ भी रहा है क्या, शायद देखते हैं। ओ हाँ 2 बार आ रहा है तो ओ हमारा वही पूछ भी रहा है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे, यहाँ पे यम प्लस ओ प्लस एन प्लस ओ ऐड किए, और सब्ट्रैक्ट करना क्या है, यम प्लस एन प्लस ओ, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो बराबर अब यही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू रखते हैं, एम प्लस ओ की वैल्यू कितनी है हमारा, एम प्लस ओ की वैल्यू कितनी है 94 है, और प्लस एन प्लस ओ की वैल्यू कितनी है 76 है। ठीक, और फिर ये एक साथ कर लेते हैं, और घटाना है 150 को, इसका मान रख करके घटा देते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा एम प्लस ओ प्लस एन प्लस ओ, ठीक है, माइनस एम माइनस एन माइनस ओ हो जाएगा। ये ओ काट देगा, ये एन काट देगा, ये एम इस एम को काट देगा, मतलब ओ सिर्फ बचेगा। ठीक है, ये ओ पूछ भी रहा है, तो इधर सॉल्व कर लेंगे हम। तो 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, और 9 7 16 170 हो जाएगा, 170 माइनस 150 घटा देंगे, इधर हमारा कितना आ जाएगा, वो 20 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओ की प्रतिदिन की कमाई कितनी है 20 रुपये है, ये डी वाला आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन को करने में आपको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, मतलब उतनी ही है जितनी थी, मतलब 18 वर्ष थी आयु, अब भी 18 वर्ष ही है। जब एक बच्चे के जन्म की औसत आयु भी, मतलब एक बच्चे की आयु भी उसमें ऐड कर दी जाती है, तब सबको मिलाकर के औसत आयु 18 अब भी है। ठीक, बच्चे की आयु कितनी है यही पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, इसे करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो 2 वर्ष पूर्व, अब सोचिए 18
18 8 144, 144, 18 8 144 डायरेक्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 144 वर्ष हो गया, ठीक है, 144 वर्ष हो गया। 8 सदस्यों की औसत मतलब आयु टोटल, औसत तो 18 थी टोटल। अब 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी ओवरऑल, तो 144 प्लस 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद करेंगे तो यानी 8 सदस्य का 2-2 साल बढ़ेगा ना, यानी 2 वर्ष 16 हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। अब कितना ये हो गया, 6 4 10 और ये 14 1 15, 15 1 16, 160 वर्ष। अभी टोटल कितने हो गए, 8 सदस्यों की वर्तमान इस समय आयु कितनी है, टोटल 160 वर्ष है। अब ध्यान दीजिए, अब एक बच्चे का जन्म होने के बाद तब उनका आयु अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, औसत आयु, कौन सी आयु, औसत आयु, तो 18 ही रहती है। तो इसका मतलब 160 में, अब यहाँ नीचे सदस्यों की संख्या 9 हो जाएगी और 160 में कितना हम जोड़ दें, मतलब मान लीजिए यही बच्चे की आयु है जो क्वेश्चन मार्क बना है, तो अब ये औसत आयु कितनी आ रही है, उतनी ही है, यानी 18 ही है। तो ये हम 9 इधर ले जाएंगे तो 18 9 162 होता है। तो ये 160 वर्ष यहाँ पर हो गया और ये प्लस क्वेश्चन मार्क और ये 18 9 162 हो गया। अब ये क्वेश्चन मार्क यहीं छोड़ेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 162 में से 160 घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क की इक्वल टू कितना हो जाएगी, 2 वर्ष, यही बच्चे की आयु हो जाएगी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, 2 वर्ष, यही हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में करा, एक ठोस गोले को गलाया जाता है, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है। किस में ढाला जाता है, लंब वृत्ताकार शंकु में, जिसकी आधार त्रिज्या, किसकी आधार त्रिज्या की बात कर रहा है, लंब वृत्ताकार शंकु की, गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार जो बन रहा है शंकु का निर्माण, तो उसमें पूछ रहा है शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आयतन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्षेत्रफल हमारा डिफरेंस हो जाता है लेकिन आयतन सेम होता है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो गोले का हो, शंकु का हो, घनाभ का हो, घन का हो, आयतन हमेशा सेम होता है। तो इसलिए क्या है, हम आयतन बराबर कर लेते हैं दोनों को। तो उसमें से देखते हैं क्या मिल जाता है। तो गोले का आयतन आप जानते हैं क्या, 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये बराबर किसके होगा, लंबवृत्तीय शंकु के आयतन बराबर होना चाहिए। तो 1/3 पाई r²h ये होता है शंकु का आयतन। तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ठीक, क्योंकि कह रहा है कि गोले को गला करके तब शंकु बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब आयतन दोनों का सेम होगा। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या क्या कट जाता है, ये 3 कट गया, इससे कट गया, पाई कैंसिल हो गया, r³ है ये स्क्वायर से कट गया, तो यानी 4r = क्या बचा हमारा, h बना, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो यही हमारा हो गया, ठीक है, जब बराबर है तो यही हो गया। तो हमारा ये ऊंचाई और त्रिज्या की बात करा था, तो r उठाकर इधर लाइए तो h/r हो जाएगा और 4 यहीं रहने दीजिए। तो बटा हम 1 अपने आप कर ले सकते हैं, तो कर दिए, ऊंचाई h कर दिए, त्रिज्या r कर दीजिए, ये 4 कर दिए, रेशियो 1 कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा आई थिंक इसे करने में, 2 लाइन में आपका आंसर आ गया बिल्कुल आसानी से, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ऐसे ही क्या कर रहा है, वो भी बहुत आसानी से लग जाएगा, थोड़ा माइंड लगाइए आप बस। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, रमेश और महेश ने क्रमशः 336 रुपये एवं 231 रुपये एक कारोबार में निवेश किए, परंतु रमेश ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिए। रमेश ने क्या किया, कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया, निकाल लिया। 12 महीनों के समापन पर रमेश और महेश द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर रमेश ने कितने महीनों बाद अपना निवेश निकाल लिया होगा, यही पूछ रहा है। तो 12 महीने बाद क्या है, दोनों का अनुपात क्या है, लाभ का 2:3 है। अब यहाँ पे जिक्र किया है कि रमेश ने अपना निकाल लिया है कुछ महीनों बाद, इसका मतलब महेश ने पूरा टोटल 12 महीने काम किया है, ठीक है, और उसका लाभ भी वो 12 महीने के लेगा इसलिए। और रमेश ने निकाल लिया है पहले, तो वो कितना पहले निकाल लिया था वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि ऐसा करते हैं कि मान लीजिए हम रमेश को यक्स दिन वो निकाल लेता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने आपको अब तक तो आ जाना चाहिए। मैं 2-3 क्वेश्चन इसके पहले बता चुका हूँ। ये अब रमेश का है तो इसमें हम यक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। रेशियो अब ये किसका है, महेश का है, 231 इंटू 12 महीने कर लेते हैं, ठीक है। इतना कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिए अब इसको हम क्या करते हैं, ये हम काट सकते हैं क्या, ये हमारा रेशियो ग्रुप में इस तरह कर लिए। अब इसको काट सकते हैं क्या, और यहाँ पे दिया है 2:3 दिया भी है। अभी उसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे या ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे, तभी पहले इसका रेशियो क्लियर कर लेते हैं। ये हम 12 से इसको काटते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 12 दूनी 24 हो गया, और ये 12 से 12 96 हो जाएगा। 28x रेशियो 231 ये बचा, ठीक है। अब इसे और छोटा करेंगे तो 28 से काटेंगे तो 7×4 = 28, ये 4x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 7×3 = 21, 7×3 = 21, यानी 4x रेशियो 33 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो है जो वो लोग काम करते हैं उनका लाभ क्या है, ये रमेश का 4x है और महेश का 33 है। तो और अब क्या है, लाभ अनुपात 2:3 प्राप्त होता है। अब इसी को कर लें, 4x/33 कर लें, बराबर क्या लिख सकते हैं 2/3 कर लिए, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप सोचिए ऐसी कोई नंबर्स आएगी जिसे काटने के बाद ये 3 आएगा, तो ये 11 ही ऐसा आएगा नंबर्स जिसे काटने के बाद ये 3 आएगा। यही तो कह लाभ का रेशियो प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका पूरा ओवरऑल वैल्यू कितने आनी चाहिए, 22 आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब 11 दिए 33 काटेंगे तो 11 दूनी 22 काटेंगे तभी तो 2 आएगा, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जब ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4x की वैल्यू हमारा 22 होनी ही चाहिए डेफिनेटली। तो जब 4x की वैल्यू 22 है तो 22 मान लेते हैं, तो x = क्या है 22/4 कर लेते हैं, इसे काट देंगे तो हमारा 4×5 = 20, फिर 4×5 = 20, ये हमारा 5.5 हो जाएगा, ठीक है। 5.5 महीने बाद निकाल लिया था, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार ये भी हम समझा देते हैं। यहाँ जो 4x जो हमने लिया है, क्योंकि बताया जा रहा था कि रमेश और महेश द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 है। तो 2:3 कब बनेगा, जब इसे पूरा कटेगा तब ना। और ये 33 जो है 11 से ही कटेगा तभी 3 आएगा, यानी 11×3 = 33 होगा। और यहाँ 2 तभी आ सकता है जब यहाँ 22 होगा, ठीक है। तो यानी 4x की वैल्यू क्या होगी 22 रख सकते हैं, हमने रख दिया, ठीक। और अब इसे सॉल्व कर लिए तो इतना हमारा आ जाएगा 5.5। आई थिंक आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से आ गया। तो आज की पार्ट में, आज के भाग में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो आशा करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले सकें कि अब की बार RRB पार, NTPC एंड ग्रुप डी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।